हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लासें जो 2 मई 2021 से स्टार्ट कर दी गई हैं, जिसमें हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो इसी के क्रम में हम आपका पार्ट 1 आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। इसका पार्ट 2 देखते हैं, अध्याय 1 ठोस अवस्था। तो इसमें हमने पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसका 6वां प्रश्न देखते हैं। यह 6वां प्रश्न है आपका कि धात्विक ठोस किसे कहते हैं, इसके लक्षण लिखिए। तो इसकी जो आपको परिभाषा लिखनी है वो है ऐसे ठोस जिनमें उनकी रचक इकाई को मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि रचक इकाई मतलब जिससे रचना हुई है और जिससे मिलकर बना हुआ है वो क्या कहलाता है, रचक इकाई। परमाणु होती है जिससे अब हमने जो पहले पढ़ा है कि संयोजी ठोस में क्या पढ़ा था कि ऐसे ठोस जिनकी रचक क्या होती है, परमाणु होती है। लेकिन इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि ऐसे ठोस जिनमें उनकी रचक इकाई धातु परमाणु होती है। इसमें क्या जुड़ गया है, धातु, तो इसीलिए क्या कहलाने लगे, धात्विक ठोस। जैसे इसके उदाहरण कॉपर है, रजत मतलब चांदी कहलाती है, निकेल आदि। इसके जो आपके लक्षण हैं वो आपका पहला लक्षण है कि ये ठोस धातु परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। इसके बाद दूसरा, इन ठोसों में धात्विक बंध होता है। तीसरा, ये ठोस अति मुलायम से अति कठोर होते हैं, मतलब अति मुलायम से अति कोमल से अति कठोर भी हो सकते हैं। इसके बाद नंबर 4, ये निम्न से उच्च गलनांक व क्वथनांक रखते हैं। 5, ये ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। फिर 6वां, ये तन्य एवं आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय मतलब आघात करने पर वो फैल जाते हैं। तो इस प्रकार आपने धात्विक ठोस को इतना ही आपको पढ़ना है, इसकी परिभाषा लिखनी है और इसके लक्षण। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। इसके आगे का प्रश्न है पाठ्यक्रम में कि सेलों के प्रकार बताइए। तो सेलों के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। तो सबसे जो पहला प्रकार है वो है प्राथमिक एकक सेल। तो इसका है कि इस एकक सेल में केवल कोनों पर जालक बिंदु होते हैं। अब आप पूछेंगे कि प्रश्न उठता है कि जालक बिंदु कहलाते क्या हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ पहले। तो जालक बिंदु कहलाते हैं जो एक जैसे घनाभ है, तो इसमें जो यहाँ पर आपको गोल गोल पॉइंट दिख रहे हैं, एक कोने, मतलब इससे क्या कह सकते हैं आप, कोने भी कह सकते हैं, लेकिन ये क्या कहलाते हैं, जालक बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जालक बिंदु, इन्हें हम कहते हैं जालक बिंदु। ये क्या कहते हैं, तो इस प्रकार इन्हें जालक बिंदु कहते हैं, इसीलिए हम पढ़ते हैं आगे। तो प्राथमिक एकक सेल तो डिफाइन हो गया कि इस एकक सेल में केवल क्या होते हैं, कोनों पर जालक बिंदु होते हैं। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहे होंगे, यह जालक बिंदु सभी कहलाते हैं। फिर आगे का सेल देखते हैं। अगला सेल है जो काय केंद्रित एकक सेल। इसमें क्या होता है कि ऐसे एकक सेल जिनमें कोनों के अतिरिक्त, मतलब क्या होता है, कोनों के अतिरिक्त जालक बिंदु केंद्र में भी पाया जाता है। मतलब देखो यहाँ पर कोनों पर तो पाया जा रहा है चित्र में, यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, केंद्र में भी है। तो ये क्या कहलाता है, काय केंद्रित एकक सेल। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, वही कहलाता है सेल। अब अगला सेल देखते हैं आपका। अगला सेल है फलक केंद्रित एकक सेल। तो इस एकक सेल में जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त क्या करते हैं, प्रत्येक फलक के केंद्र में भी पा जाते हैं। मतलब कोनों में तो पा जाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इसमें केंद्र में कोई भी जालक बिंदु नहीं पा जाते, या तो फलक पर पा जाते हैं और फलक के केंद्र पर। तो यहाँ पर आप दिखाई दे रहे होंगे, ये केंद्र पर पा जाए, ये पा जाए, ये पाया जाता है और ये पाया जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि फलक केंद्रित एकक सेल में जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र में भी होते हैं। तो इस प्रकार आपने तीनों सेल देख लिए हैं। तो आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ कि प्राथमिक एकक सेल में क्या होता था कि इस एकक सेल में केवल क्या कहते हैं, कोनों पर बिंदु होते थे। तो ये क्या कहलाता है, प्राथमिक एकक सेल। इसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था कि काय केंद्रित एकक सेल। तो ऐसे एकक सेल जिनमें क्या थे कि केंद्रों के अतिरिक्त क्या थे, उसके केंद्र में भी जालक बिंदु पाए जाते थे। फिर इसके बाद हमने जो तीसरा देखा है उसमें क्या देखा है कि फलक केंद्रित एकक सेल। इस एकक सेल में क्या थे, जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी पाए जाते थे। जैसे इस प्रकार
एक घनाभ बनाते हैं। यहाँ पर तो पाए जाते थे, यहाँ पर तो ये सिंपल है। इसके बाद यहाँ पर पाया जाता था, यहाँ पर और यहाँ पर। ये क्या कहलाता है? फलक केंद्रित एकक सेल। तो इस प्रकार आपने तीनों में डेफिनेशन सहित देख लिया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो आपका अगला प्रश्न है कि घनीय एकक सेल, जो आपके प्रत्येक एकक सेल हैं उसमें आपको परमाणुओं की संख्या बतानी है। तो इसका सरल घनीय सेल कहलाता है सिंपल क्यूबिक सेल। इसे शॉर्ट में क्या कह सकते हैं आप? SCC। एस से क्या हो जाएगा? सिंपल, और आपका सी से क्यूबिक और सी से सेल, तो सिंपल क्यूबिक सेल। इसमें हमने पहले बता दिया कि जालक बिंदु कहलाते हैं और इस प्रकार घनाभ है। तो इसमें परमाणुओं की संख्या देखते हैं हम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक घनीय सेल, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो आपको मैं बता रहा हूँ एक चित्र के माध्यम से। तो ये आपका एक घनीय सेल है, मतलब SCC है ये आपका सिंपल क्यूबिक सेल। इसमें क्या है आपका, सॉरी सी बनाना था यहाँ। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है जो कोण मिले हैं। तो इसी का एक सूत्र होता है, क्या होता है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, 1/8 गुणित 8। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 8 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, एक परमाणु। इसी प्रकार आपके अगले सेल में, अब आपके अगले सेल में क्या है, एक थोड़ा सा अंतर है कि काय केंद्रित घनीय सेल, इसे कहते हैं BCC। शॉर्ट पॉइंट में B से हो जाएगा बॉडी, C से सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो ये हो जाएगा आपका काय केंद्रित घनीय सेल। तो इसमें परमाणुओं की संख्या होगी आपकी, तो इस प्रकार क्या होगा कि आपकी सरल घनीय जैसी तो होगी, लेकिन इसमें एक अंतर आ जाता है कि इसमें क्या होता है कि केंद्र के मतलब फलकों के अतिरिक्त क्या होता है, केंद्र पर भी जालक बिंदु पाया जाता है। तो इसमें हम +1 करते हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगी कुल 2 परमाणु। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा, इसमें क्या होता है, फलक केंद्रित घनीय सेल या FCC में, इसका पूरा नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें परमाणुओं की संख्या उसके जस्ट बिल्कुल सेम रहती है, 1/8 गुणित 8, क्योंकि इसमें 8 कोने रहते हैं और 8 ही फलकें होती हैं, प्लस 1/2, क्योंकि इसमें क्या हो गया है कि 1 2 3 4, तो इसका आधा हो गया है, तो 1/2 कर देंगे हम, प्लस यहाँ पर 6 आपको जालक बिंदु दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 लिख दें। इस प्रकार कुल परमाणु हो जाएंगे आपके 4। तो आपने देखा कि सबसे पहले जो आपका सरल घनीय सेल है उसमें 1 परमाणु, फिर आपका जो काय केंद्रित घनीय सेल है उसमें 2 परमाणु, इसके बाद फलक केंद्रित घनीय सेल है इसमें हो जाएंगे 4 परमाणु। ये आपको विकल्प में भी पूछे सकते हैं और आपको ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो आप इसे कंप्लीट कीजिए। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद आपका जो आगे का प्रश्न है वो है आपका शॉर्ट की दोष। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष, ये दोनों दोष आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो ये आपका जो इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो ये दोष सबसे पहले क्या होता है कि आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। आयनिक क्रिस्टल से तात्पर्य क्या है कि जैसे क्या होता है कि NaCl, तो Na+ और Cl- ये क्या होते हैं, आयनिक कहलाते हैं। तो इस दोष में आयनिक क्रिस्टल में से कुछ धनायन क्या कहते हैं, कुछ धनायन उसी संख्या में ऋणायन अपनी अपनी निश्चित जगह छोड़कर जहाँ पर वो स्थित होते हैं रिक्तिका बना लेते हैं। इस प्रकार का दोष शॉर्ट की दोष कहलाता है तथा इससे क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। उदाहरण के लिए NaCl, KCl, CaCl, KBr और आपका हो जाएगा AgBr। ये कहलाता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें क्या होता है कि समान संख्या में क्या करते हैं, अपने अंतरकाशीय जो होता है स्थान उसमें रिक्तिका बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो प्लस माइनस के अपोजिट है, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, इसने रिक्तिका बना ली। तो अब हमें क्या ज़रूरत है कि एक प्लस ने रिक्तिका बना ली, अब एक माइनस की ज़रूरत है। तो यहाँ पर प्लस, इसका माइनस, इसने रिक्तिका बना ली। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक क्रिस्टल बना लेते हैं। तो इससे इस क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये कहलाता है शॉर्ट की दोष। तो इस उदाहरण से आप अच्छे से समझ सकते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आपका देखते हैं फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि यह दोष आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है। इस दोष में कोई आयन अपने नियत स्थान से हटकर क्रिस्टल
के ही अंतरकाशी स्थान में रिक्तिका बना लेता है। इस दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो है कि क्रिस्टल कहीं भी नहीं जाता, उसी क्रिस्टल के अंतरकाश स्थान में, मतलब उसी से हटकर उसी में अपना स्थान रिक्तिका बना लेता है। इस दोष को क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष कहते हैं। जैसे कि इस दोष क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि क्रिस्टल उसी क्रिस्टल में क्या करता है, उसी अंतरकाश स्थान में छुपा रहता है, तो इससे क्रिस्टल में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा क्रिस्टल विद्युत का चालक हो जाता है। फिर इसमें उदाहरण है आपके ZnS और इसके बाद आपका AgCl, AgBr, AgI। तो यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है कि प्लस माइनस इस प्रकार से दिए गए हैं। तो यहाँ का क्या होता है, एक प्लस है जो यहाँ से उठकर यहाँ पर उसने एक रिक्तिका बना ली है, और इससे क्या होगा कि ये चालक जो क्रिस्टल है वो विद्युत का चालन करने लगता है, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। इस प्रकार अट्रैक्शन होकर क्या करता है, ये चालन हो जाता है। तो इस प्रकार इस चित्र से आप समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस प्रकार आपने शॉटकी एंड फ्रैंकल दोष को समझ लिया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, समन्वयन संख्या किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है कि क्रिस्टल में किसी परमाणु के निकटतम परमाणुओं की संख्या समन्वयन संख्या कहलाती है। इसका मैं उदाहरण आपको समझाता हूँ। इसमें आपको उदाहरण दिया गया है कि NaCl में जो आपकी Na की समन्वयन संख्या वो कितनी होगी, 6 है, तथा CaCl मतलब सीजियम क्लोराइड में CS की समन्वयन संख्या क्या होगी, 8 होगी। तो इस प्रकार आपको इस उदाहरण के माध्यम से समझ में आ गया होगा। तो आपने आज इस वीडियो में कुछ प्रश्नों का जो है विथ आंसर के आपको समझाया गया है। तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर अब रोज़ाना आपको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सभी को अध्ययन आपको विधिवत कराया जा रहा है। तो इस चैनल से जुड़ जाएं और इस अपनी जो आने वाले जो कक्षा की तैयारी आप अच्छे से आज ही से शुरू कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि इससे पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक दी हुई है, उसके जरिए आप पार्ट 1 भी आसानी से देख सकते हैं। इसके आगे के जो आपके प्रश्न रह गए हैं वो आपको पार्ट 3 में आपको अपलोड कर दिए जाएंगे।